नमस्कार। एपीएन के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ श्री राघव शरण शर्मा जी आए हैं। राघव शरण शर्मा जी के बारे में बता दूं, ये हमारे पिताजी भी हैं, लेखक हैं। करीब 40 से 50 बुक छपी पड़ी हैं इनकी आज के मार्केट में, और लगभग 15 किताबें स्टिल अंडर पब्लिकेशन है। थोड़ी सी जीवन चर्चा इनके बारे में कर दूं। पेशेवर लेखक नहीं थे। शुरू में इन्होंने 30 साल बिहार सरकार की सेवा की। इंजीनियरिंग थे, काफ़ी अच्छे इंजीनियर थे, सरकार के द्वारा काफ़ी प्रशस्ति पत्र मिला था। लेकिन पढ़ने लिखने का इनका अंदाज शुरू से था। बचपन से ही हम लोग देखते आए थे कि हमेशा ये घर जब भी आते थे, वेतन मिलता था तो महीने के वेतन का 1/4 पोर्शन किताबों में जाता था, और पापा किताबें लेके आते थे पढ़ने के लिए। तो निरंतर इनको पढ़ते देखते थे हम लोग। और अपने इंजीनियरिंग काल के दौरान ही अपने डिफरेंट विचारों से जैसे जैसे ये पढ़ना सीखे, फॉर्मुलेट करने लगे थ्योरी, तो इनकी विचारधारा, राजनीतिक सोच, इनकी ऐतिहासिक समझ, सामाजिक समझ, वो चेतना भी जागृत होने लगी। हम लोगों ने वो देखा कि हाउ इट इवॉल्व्ड ओवर द टाइम। और उसी का ये असर हुआ कि जब ये इन्होंने सर्विस से रिटायरमेंट लिया, तो उसके बाद लिखने का बेहतर जो छपने लायक जो पत्रिका, जो आज आप लोग के सामने जितने किताबें आ रही हैं, वो चीज़ें सामने एक के बाद आनी शुरू हुई लिखना। तो चलते हैं, इनसे बात करते हैं। तो पापा, आपकी ये किताब अर्ली एज में जो खासकर इंजीनियरिंग करियर से ताल्लुकात रखती है, इंडियाज़ वाटर वेल्थ एल्स एंड एलिमेंट, इसके बारे में बोलेंगे? ऐसा है कि हम साप्ताहिक हिंदुस्तान के दफ्तर में बैठे थे और एडिटर हमारी बात को सुन रहे थे। हम एक सज्जन से बात कर रहे थे, वो अपना काम भी कर रहे थे और सुन भी रहे थे। तो उनका उत्सुकता जगा। हमसे बोले कि आप जो बोल रहे हैं इस पर एक लेख हमको दे सकते हैं? हम कहे क्या करिएगा? तो छापेंगे। हम उनसे कागज़ मांगे, दीजिए यहीं लिख देते हैं। वो हम लिखे। वो नदी के जल संपदा समस्या और समाधान पर था, और वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपा। और उस चीज़ पर हम काम करते रहे लगातार, और उसकी जानकारी इकट्ठा करते रहे। तो वही पुस्तक बन गया है, इंडियाज वाटर वेल्थ एल्स एंड एलिमेंट, भारत की जल संपदा समस्या और समाधान। भारत के पास इतनी जल संपदा है कि अरब मुल्क के पास तेल का भी नहीं, लेकिन सब समुंदर में बर्बाद हो जाता है। आधा हिंदुस्तान बाढ़ में डूबा रहता है और आधा हिंदुस्तान सूखा में रहता है। तो वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। 10 इंच वर्षा वाला पंजाब इतना गेहूं उपजाता है भाखड़ा नंगल नहर के बदौलत कि डब्बा नहीं जुटता है गेहूं ढोने के लिए। और 40 इंच वर्षा वाला बिहार भूखा रहता है। उत्तरी बिहार बाढ़ में है और दक्षिणी बिहार सूखा में है। तो इस समस्या पर विचार की ज़रूरत है। और भारत के पास जल की ताकत बहुत है, जल की संपदा बहुत है, अकूत है। तिब्बत के पठार से सारी नदियाँ निकलती है। भूगोल की किताबों में है कि हिमालय से नदियाँ निकलती है। एक भी बड़ी नदी हिमालय से नहीं निकलती। सब हिमालय के उस पार तिब्बत के पठार से आती है। सिंधु भी, सतलज भी, गंगा के जाह्नवी, गंगा शाखा, अलकनंदा, ये सब हिमालय के उस पार से आते हैं। और गंडक, कोसी, मानस, ब्रह्मपुत्रा, ये सब हिमालय के उस पार से आते हैं। सुबनसिरी। तो तिब्बत के पठार एवरेज 18,000 हाइट है, जहाँ से ओरिजिनेट होती है। और 90 मील चलने के बाद कौआ उड़ान ये 900 फीट लेवल पर आ जाते हैं। तो वर्टिकल ड्रॉप 17,000 फीट का है। तो अकूत बिजली है। तो लाखों मेगावाट हिमालय की नदियों में। तो हमें उसको यूज करना चाहिए। और दक्षिण भारत सूखा में रहता है, उधर की नदियों के पास पानी नहीं है। और उत्तर भारत की नदियों में पानी है। बरसात में हिमालय का बर्फ पिघलता है तो नदियों में पानी रहता है। तो दक्षिण को पानी की ज़रूरत है।
तो इस पानी को अगर हम साउथ में ट्रांसफ़र कर दें, जैसे चाइना साउथ है, चाइना से नॉर्थ से चाइना में ट्रांसफ़र किया, उसका मंचूरिया वाला इलाका सूखा था और सिचुआन और तिब्बत वाला इलाका पानी के ज्यादती था। इस ज़्यादा पानी को 4000 मील ले जा करके उसी ढंग से हम लोग को चाइना के 3 गॉर्ज स्कीम के तरह के स्कीम बनाना चाहिए। एक पॉइंट पे रुकना चाहते हैं, तो जो चाइना किया पापा, वो ज्योग्राफिकल लोकेशन टोपोलॉजी भारत में भी वैसा ही है? क्योंकि भारत का तो वर्टिकल ड्रॉप है, हम जो अंदाज है। भारत और चाइना में बहुत फर्क इसलिए नहीं है कि चाइना भी भास्ट मुल्क है, तो उसके पास भी हिमालय है, काराकोरम है, ऊंचे ऊंचे, और उसके पास भी वैली है। तो नॉर्थ जाने में वैली और रीज पार करके जाना है। ठीक वही कंडीशन हमारे घर भी है, वैली है, रीज है, इसको बाइसेक्ट करता है विंध्याचल रेंज, सतपुरा रेंज और वैली है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि वह बहुत साधारण सवाल अब रह गया है। आखिर तेल कहीं से कहीं जा रहा है पाइपलाइन से, तो उसी ढंग से पानी जा सकता है। और भारत को एक और सुविधा है कि हमारे पास इलाहाबाद से लेकर कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन है, जिसके दोनों तरफ चार्ट है। उस चार्ट को अगर हम इस्तेमाल करें तो उसमें पाइपलाइन से हम पानी भेज सकते हैं। दूसरी बात है कि जैसे हिमालय के पास पानी ज़्यादा है, उसी ढंग से नर्मदा के पास भी पानी ज़्यादा है और वह वेस्ट हो जाता है समुन्द्र में। पहले सूरत बंदरगाह था, अब सूरत बंदरगाह काम नहीं कर रहा है, तो वो पानी का उपयोग नहीं हो पा रहा है पूरा। इधर तो गुजरात गवर्नमेंट उसको कच्छ के मरुभूमि में ले गया तो कुछ उपयोग हुआ, फिर भी उसके पास सरप्लस पानी है। गोदावरी में भी सरप्लस पानी है और सरप्लस पानी समुद्र में बह जाता है और तेलंगाना सूखा रहता है। तो नर्मदा और गोदावरी के पानी को भी हमको यूज करना है। और दक्षिण में रेन सैडो है, तिरुनेलवेली में बारिश नहीं होता है, रेन सैडो है। और केरल के पास ज़्यादा पानी है, मगर उसके पास कमांड एरिया नहीं है। पश्चिमी घाट पहाड़ है, फिर समुद्र है, बीच में पतला सा 25 माइल का पट्टी है, तो सारा पानी समुद्र में बर्बाद हो जाता है। और उसी पश्चिमी घाट पहाड़ के पूरब में तिरुनेलवेली कावेरी के डेल्टा में पानी का अभाव हो जाता है। तो इससे है कि वाटर मैनेजमेंट एक ज़रूरी चीज़ है। और हम वहाँ केरल के पानी को टनल से पार करके फेंक सकते हैं। और हम जैसा कि बोले, रेलवे लाइन के किनारे चार्ट से हम पानी को पंप करके दक्षिण पहुंचा सकते हैं। बिजली जो खर्च होगा तो अप डाउन में वो मेकअप हो जाएगा। कैसे ये संभव हो सकता है, ये भी आपकी किताब में इसकी चर्चा है? हाँ, इसकी पूरा विवरणी दिया हुआ है। जैसे बिहार के लिए हम बनारस के आगे चुनार में एक बैरेज बनाएंगे और पानी को उठा करके 400 फीट चौड़ा, 30 फीट गहरा नहर बनाएंगे और ये ले जा करके हम फरक्का में फिर गंगा में मिलाएंगे। तो बनारस से 2 गंगा हो जाएगी, एक पटना हो करके और एक विंध्याचल रेंज के किनारे किनारे। तो 2 गंगा होने से क्या होगा कि पटना के बाढ़ का समस्या जो है, पानी में डूबा रहता है, वह काफ़ी सॉल्व हो जाएगा। और 50 लाख एकड़ ज़मीन जो साउथ बिहार का और मिर्जापुर एरिया का सूखा है, यह भी आबाद हो जाएगा। एक सेकंड, गंगा में जितना पानी है इसका दोगुना पानी जमुना में है। और उधर से जमुना जितना पानी लाती है उससे ज़्यादा पानी चंबल लाती है। और गंगा और जमुना मिल के जितना पानी लाते हैं उससे ज़्यादा घाघरा लाती है। वो तिब्बत के पठार, करनाली, मानसरोवर एरिया के पास से निकलता है, गुरला मांधाता से। तो जमुना के पानी को हम दिल्ली के पास रेलवे लाइन के किनारे आराम से जयपुर, अजमेर होते हुए बीकानेर और जैसलमेर रेगिस्तान में पहुंचा सकते हैं। गुड पॉइंट। और ये उम्मीद है दर्शक इसको देख रहे होंगे और इन विचारों को। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट पे, आप इंजीनियरिंग कैरियर से खुद रहे हैं, मैं खुद इंजीनियरिंग कैरियर से रहा हूँ, प्राइस पॉइंट पे क्या संभव है ये सस्ता हो, इतना पानी को लिफ्ट करके उठा के पूरा बिहार काटते हुए फरक्का पे, क्या संभव है? जो दौलत पैदा होगा जी, वो इतना ज़्यादा होगा कि खर्च उसके सामने कुछ नहीं है।
और बिजली जो जरूरत पड़ेगा वो खुद वहीं बिजली तो संभव है। पैदा हो जाएगा। ठीक। क्योंकि हम लगभग 150 फीट 200 फीट हाइट से पानी उठाएंगे और चित्रकूट के पास 1200 हाइट है और फिर वो डाउन जाता है। ओके। तो डाउन में बिजली हमको रिटर्न दे देगा। तो इसी ढंग से यहाँ वहाँ वो पूरे पहाड़ है कि जो हमको खर्च होगा वहीं मिल जाएगा, हाइडल से हमको मिल जाएगा। तो हम ये सुझाव जो दिए थे साप्ताहिक हिंदुस्तान में जो छपी थी, इसके आधार पर हरियाणा गवर्नमेंट सरस्वती नदी को जिंदा किया। और पूरा तो जितना हम योजना दिए थे उतना नहीं, लेकिन कुरुक्षेत्र के आसपास उन्होंने सरस्वती को साफ किया और उसमें अब पानी काफी फ्लो हो रहा है। इसका फायदा हरियाणा को मिल रहा है। तो सरस्वती जो मर गई है और अम्बाला के पास से कुरुक्षेत्र होके जो राजस्थान के मरुभूमि की तरफ जाती है और पाकिस्तान, तो अगर सरस्वती को हम जिंदा कर दें तो राजस्थान के मरुभूमि का समस्या सॉल्व हो जाएगा। सरस्वती की 2 सहायक नदी थी, एक थी सतलज जो पश्चिम से आती थी और तिब्बत से निकलती थी, और दूसरी थी जमुना। तो 2 के पानी से सरस्वती बहुत बड़ी नदी थी पौराणिक काल में, लेकिन जमुना गंगा की तरफ मुड़ गई और सतलज सिंधु की तरफ, तो इसका कैचमेंट कम गया सरस्वती का और लगभग सूख गया। तो फिर उसको हम रिवाइव करेंगे तो राजस्थान के मरुभूमि खत्म हो जाएगा और नॉर्थ बिहार के बाढ़ भी खत्म हो जाएगा। वाह। सो पापा, लेट्स मूव ऑन द अदर पार्ट ऑल्सो। लाइक यू ट्रैवल लॉट, आप मूव काफ़ी करते हैं, हिमालय पहाड़ जाते हैं काफ़ी। पिछले साल ही कभी 18,000 फीट चढ़ के आए हैं। इवन अस्वस्थ होकर सांस लेने की भी दिक्कत है, लेकिन यू वॉकड ऑल द बॉर्डर एरिया। और आपकी एक किताब उसमें काफ़ी अच्छी आई थी, इंडो चाइना बॉर्डर क्राइसिस पे, पर्टिकुलरली द अनफाउट वॉर 1962 एंड अप्राइजल। बॉर्डर समस्या लास्ट ईयर से काफ़ी डिस्कशन में है। दर्शकों को बताएंगे आपकी नज़र में कि समस्या क्या है और समाधान क्या है, अच्छा लगेगा। समस्या है कि हम लोग बहुत दिन तक गुलामी में रहे और गुलामी में रहने से जो इंटरप्रेन्योरशिप था, उद्यमशीलता था, वो हमारा होरस कर गया जी। और उद्यमशीलता होरस करने से राजेंद्र चोल के समय दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री बेड़ा हमारे पास था, दुनिया में ऐसा नहीं था। अकबर के समय 30% जीडीपी हमारे साथ था, पूरा यूरोप मिला के उस समय 3% था। तो उद्यमशीलता नहीं रहने के कारण हम अपने संसाधन जो हमको प्रकृति ने दिया है उसको उपयोग करना भूल गए हैं। हमारे पास इंट्रैप्ट मीथन है कारोमंडल में, जो दुनिया में किसी के पास न है। हमारे पास 17,000 माइल समुद्री सीमा है, पवन ऊर्जा था, थोड़ा बहुत हम इस्तेमाल किए हैं। हमारे पास राजस्थान के मरुभूमि में थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, छुए भी नहीं है। हमारे पास हाइडल है जिसका चर्चा की है। तो हमारे पास जो साधन है, सोलर है जो बहुत कम यूज किए हैं, तो हम अपने साधनों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे इंजीनियर अमेरिका में हैं 10 लाख, उनकी जरूरत यहाँ है। तो जब तक अपने साधन, मैन और मटेरियल दोनों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये पानी समुद्र में बहता रहेगा और हम दौलत पैदा नहीं कर सकेंगे, विदेश पर निर्भरशील रहेंगे। परचेजिंग कैपेसिटी गांव का बढ़ जाएगा। इंडो चाइना बॉर्डर पे पूछे थे, प्रश्न मेरा था। तो इससे क्या होगा कि हमारा इंडस्ट्री भी डेवलप करेगा। तो आजकल जो लड़ाई है सो तलवार की लड़ाई नहीं है, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। और टेक्नोलॉजी की लड़ाई है तो जिसके पास धन है उसी के पास बल है। बल से धन नहीं होता है, धन से बल होता है। दौलत पैदा होगा तो फौज मेंटेन करेंगे। तो दौलत जब हमारा नहीं पैदा होगा और दौलत पैदा होने के सोर्स को हम न पकड़ेंगे तो लड़ाई में हम हमेशा पिछड़ जाएंगे। जब चाइना और भारत दोनों आजाद हुए थे उस समय चाइना का जीडीपी हमसे कम था, और जब चाइना और भारत की लड़ाई हुई थी 62 में तो दोनों का जीडीपी बराबर था। आज उनका जीडीपी हमसे 5 गुना ज्यादा है। कारण उन्होंने मैन और मटेरियल को यूज किया, अपने आदमी को और अपने ज्ञान को। हमारा ज्ञान विदेश में है और हमारा मटेरियल अनयूज्ड है।
तो ये दोनों पर अगर हम फोकस न करेंगे, विदेश से डीजल मंगा के जला के बिजली निकालेंगे। जी चाइना वार का क्या है जी कि अंग्रेज भारत के सीमा को डिफाइन नहीं किए। जी तो 15 अगस्त 47 को जब छोड़ के गए जी तो हमारे पास डिफाइंड सीमा नहीं थी। जी इंडिया का अपना परसेप्शन था और चाइना का अपना परसेप्शन था। दोनों के बीच एग्रीमेंटेड बाउंड्री नहीं था। जी और यह इसलिए नहीं था कि बदलते जनरल के साथ, बदलते वाइसराय के साथ भारत की सीमा बदल जाती थी। जी एक तरह के जनरल आते थे जो सोचते थे कि भारत हम आए हैं व्यापार करने के लिए, हमारा काम इसके नेचुरल बाउंड्री से क्या लेना देना है, जी हम क्यों बॉर्डर में रुपया खर्च करें, और उस सीमा को पीछे घसका लेते थे। दूसरे आते थे विस्तारवादी कि नहीं, भारत की सुरक्षा भारत में नहीं है, अदन और हांगकांग में है। तो उसी ढंग से मध्य एशिया में है, काराकोरम में है। काराकोरम सुरक्षित है तो इंडिया सुरक्षित है, उस सीमा को आगे ले जाते थे। तो यह बुनियादी झगड़ा का कारण हो गया। ओके और इसको सुलझा लिया जाता, दोनों का लीडरशिप अगर इस पर ध्यान देता। लेकिन भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान से उलझा रहा, और चाइना आज़ाद हुआ तो वियतनाम और कोरिया में उलझा रहा। तो उस समय के लीडरशिप को ही सुलझाने का मौका नहीं मिला। 1960 में चाउ एन लाई भारत आए, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया, और उस समय अमेरिका और चाइना में झगड़ा चल रहा था, और रूस भी अपना इंजीनियर चाइना से वापस बुला लिया था, और स्टालिन और माओ में खटपट थी। तो उस परिस्थिति में दुनिया के लोग उस समझौते को होने नहीं दिए। जी जी चाउ एन लाई जब भारत आए, और फिर उसके बाद चाइना अपना इंजीनियर, अपना मटेरियल यूज करके और अमेरिका से दोस्ती करके, अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेके मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, उसका जीडीपी बढ़ गया, तो उसका घमंड आसमान छू लिया। इस कारण से अब वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो उस समय इंडिया मिस कर गया अपॉर्चुनिटी, और अब चाइना एरोगेंट व्यवहार कर रहा है। ओके तो समस्या बना हुआ है। ओके बहुत खूब। तो हम तो दर्शकों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर विस्तार से पढ़ना है कि पापा के खास करके वो रिसर्च पे, तो बुक है अवेलेबल जिस पे आप देख सकते हैं। तो चाइना से आगे निकलते हैं पापा, और ख़ास करके हमारी दिलचस्पी है अनफॉरगटन हीरोज़, पर्टिकुलरली दलित समाज से, एसटी समाज से, जो इंडिपेंडेंट वॉर्स में हिस्सा लिए थे। आज भी उनके नाम हमको याद नहीं है, हमें भी नहीं मालूम है, ना ही हमको एनसीईआरटी में पढ़ने को मिला। और आपकी कुछ किताबें हैं उस पर, झारखंड दर्पण और क्या है। इसमें जो हम कहने जा रहे हैं जी वह जो श्रोता मेरे सुन रहे हैं उनको अजीब लगेगा। जी अजीब इसलिए लगेगा जी कि पब्लिक परसेप्शन में वह नहीं है जो हम कहने जा रहे हैं, जी और यूनिवर्सिटी की किताबों में दूसरे तरह से चीज़ को रखा जाता है। जी अंग्रेज जब इस देश में आए जी तो इतने बुद्धिमान थे, कुछ समझ गए कि एक दिन हमको इस देश से जाना पड़ेगा। अंग्रेजों के अलावा ये बात को और कोई नहीं समझा। साम्राज्य हॉलैंड के भी थे, बेल्जियम के थे, स्पेन के थे, पुर्तगीज के थे, फ्रेंच के थे, पूरा यूरोप, एशिया, अफ्रीका को गुलाम बनाए हुआ था, जी, जी। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। लेकिन किसी का कॉमनवेल्थ नहीं बना, अंग्रेजों का सिर्फ बना। जी अंग्रेजों का इसलिए बना कि अंग्रेज जब ये देश में आए तो वो जान गए कि एक दिन हमको जाना है, जी और जब जाएं तो अपने लोगों के हाथ में हम दे के जाएं कि मेरा व्यापार सुरक्षित रहे। जी जी हम व्यापार करने आए थे, राज करने आए नहीं, संजोग बस राज किए। तो जाएं, राज छूटे तो छूटे, जब जाएं तो व्यापार हमारा सुरक्षित रहे। तो इसलिए वो लोगों ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस खड़ा किया, जी राजाओं का महासंघ। राजा पहले उनका विरोध किए, लड़ाई हुई, और उसके बाद राजाओं की अंग्रेजों से दोस्ती हो गई, और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यूनियन जैक जिंदाबाद। दूसरा वो खड़ा किए जमींदारों का महासंघ, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, यूनियन जैक जिंदाबाद। जी जी तीसरा वो खड़ा किए जातीय सभा, ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, यादव महासभा, हर जात के जमींदार उसके हेड, और यूनियन जैक जिंदाबाद। जी जी उनका सालाना जलसा में जी, प्रस्ताव पास होता था। जी चौथा खड़ा किए कांग्रेस से, ह्यूम, जी जी और वहाँ भी शुरुआती दौर में तिलक के राजनीतिक रंगमंच पर आने के पहले यूनियन जैक जिंदाबाद।
इसी ढंग से सोशलिस्ट पार्टी भी अंग्रेजों ने खड़ा किया, जी जो लोग बात नहीं जानते। जी जी हर्बर्ट मिलर, जी ये किताब का नाम है आचार्य नरेंद्र देव, जी बनारस से छपी है, जी मुकुट बिहारी लाल लेखक हैं, जी उसका प्रकथन जयप्रकाश नारायण लिखे हैं, जी उससे यह स्पष्ट होता है। जी हर्बर्ट मिलर ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना जी किया, जी और जितने सोशलिस्ट थे वो विदेश से जुड़े थे। जी लोहिया के गुरु सोमबाट जर्मनी में थे, जी जयप्रकाश नारायण के गुरु अमेरिका में थे, जी नेहरू के लास्की इंग्लैंड में थे। जी तो जितने सोशलिस्ट थे सबके गुरु विदेश में थे। जी तो वहाँ के सोशलिस्ट पार्टी से भारत की सोशलिस्ट पार्टी गाइड होती जी थी। जी नेहरू भी अपने को फेबियन सोशलिस्ट कहते जी थे, जी और इटली से लास्ट में भी गाइड हुए। जी और कम्युनिस्ट पार्टी के भी स्थापना अंग्रेज किया। जी जी अब लोगों की अजीब लगेगा, जी 20 में जो स्थापना हुआ ताशकंद में, जी वह क्लब बन के रह गया, जमीन पर नहीं उतरा, जी। एम एन राय की है। जी 25 में जो स्थापना हुआ श्रृंगार बेलू और मौलाना हसरत मुहानी और सत्य भक्त, जी 3 आदमी मिलके, सत्य भक्त चल गए कांग्रेस में, जी मौलाना मुहानी चल गए मुस्लिम लीग में, जी और श्रृंगार बेलू द्रविड़ मूवमेंट में। जी जी तो जमीन पर नहीं उतरा। जमीन पर जो उतरा 1927 में फिलिप स्प्राट और ब्रेडले, 2 ब्रिटिश नागरिक और 2 इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश नागरिक, रजनी पामदत्त और सकलत वाला, ये चारों मिलकर 28 में भारत के कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना की है। जी तो कम्युनिस्ट पार्टी के भी गुरु विदेश में थे। इसी पर स्टालिन डांटा इन लोग को जी कि 42 में आपको जनता के साथ रहना चाहिए था, जी अंग्रेजों के साथ क्यों रहे? जी हम आपके 200 राइफल देने से हम युद्ध जीत गए। जी आप मौसे तुंग की तरह अपना जनता के साथ रहते जी तो आज चाइना में जो होने जा रहा है, जी आप यहाँ रिवोल्यूशन कर लेते उस तरह से। तो लेकिन यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी रूस से गाइडेड नहीं थी, जी। इंग्लैंड से थी। जी और जातीय सभा खड़ा किए, डिप्रेस्ड क्लास लीग और सब, जी यूनियन जैक जिंदाबाद। तो ये सारे संस्थाएं अंग्रेजों की थी। जी। तो सवाल उठेगा तो फिर भारत आजाद कैसे हुआ? जी। लड़ा कौन? जी जी। सवाल उठेगा। यही सवाल मेरा है। हाँ, तो यही छिपा हुआ है जी जो हम कहेंगे तो लोगों को बहुत अजीब लगेगा। जी लेकिन जिस समय सूरत में अंग्रेजों की कोठियां बन रही थी, जी उसी समय सूरत लूटने के लिए मराठे संगठित हो रहे थे। जी लड़ाई जनता की वहां से शुरू होती है। जी और मराठे में केवल ये मराठा ही नहीं थे, जी ब्राह्मण से लेके दलित तक कंबाइंड थे। जी तो यह दूसरे जगह नहीं बन सकता था, जी महाराष्ट्र ही में बना, इसलिए कि वहां पर ज्ञानेश्वरी हुए, नामदेव हुए, तुकाराम हुए, जी चोखा मेला हुए, समर्थ गुरु रामदास हुए। जी वैष्णव मूवमेंट ने जात के डिफरेंस को कमतर कर दिया था। अच्छा तो ब्राह्मण से लेकर दलित तक जी जी एक संघ बनाना शिवाजी के लिए आसान हो गया। जी तो शिवाजी सांस्कृतिक आंदोलन के कोख से पैदा हुए थे, और उसमें दलित से लेके पेशवा से लेके, और वो सब कोरेगांव में आज कुछ लोग जश्न मनाते हैं पेशवा के हार का, लेकिन वो भूल जाते हैं जी। कि अंग्रेजों के पास जितने दलित सेना में थे उसका तेगुना पेशवा के सेना में दलित थे। तो दलित की भागीदारी रही है शुरू से। जी जी और उसके बाद सीताराम अलूरी, राजू, जी। जो आंध्रा में रह के खड़ा किए, दलितों को संगठित किए। जी और फिर स्वामी सहजानंद के किसान आंदोलन में शक्ति पासवान, जी। जिनको लोगों ने मार दिया जहानाबाद में, जी औरंगाबाद में दुर्गा पासवान, वो पहला दलित किसान आंदोलन में फांसी पर चढ़े। जी। तो दलित की भागीदारी रही, और दलित औरतें गीत गाती थी, चला सखी हर जोते, जी जेहल के जबैया हो, जी। जेहल के जबैया हो कि फांसी के पड़वैया हो, या मर्दन सबके जेहल ले गए लोग, हमनी काहेला बचबई हो। जोतिया खोले बड़ बेस कैले, तैयो हरवा जोतबऊ रे, अचरा फाड़ के ज्योति बनबऊ, एकरे से हरवा जोतबऊ रे। वाह। और जमींदार के जमीन कब्जा किए, लाखों लाख लोग जुटे, औरत आगे रही, जी सांस्कृतिक नवजागरण हुआ। इतिहासकारों के नज़र से ये सब छिपा रहा। काला कुत्ता भूकबू कछरिया में, ए जी गुमस्ता जी अब न देवो छपर पर के परोर, ज्यादे करबा तो हंसवा देवो मरोर। एकदम गांव जाग गया, और गांव जाग गया। उसी का बेटा फौज में था, आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन किया, नौसेना विद्रोह ज्वाइन किया, और उसी के चलते आज़ाद हुआ। तो गांव के गरीब गुरबा 57 के भी लड़ाई में रजवार लोग लड़े, एतवार रजवार
का उदाहरण हम दे रहे हैं, बराबर पहाड़ के पास गया जिला में। ये सब इतिहास की किताबों से गायब है। वाह। तो हर एक जगह पर दलित लड़े हैं, हर जगह रहे हैं। और कांग्रेसी मूवमेंट में भी दलित रहे। भोला शास्त्री चीफ मिनिस्टर हुए, जगजीवन राम, संजीवैया, डी संजीवैया, आंध्रा में बड़े बड़े नेता, उनका नाम। हाँ, कुछ दलित जो बड़े घर से कनेक्टेड थे और जो विदेश पढ़े, वो अंग्रेजों के साथ थे। नाम लेना हम नहीं चाहते थे। वो वायसराय के काउंसिल में। एसटी समाज से, शेड्यूल कास्ट में देखिए, शेड्यूल ट्राइब समाज, शेड्यूल ट्राइब में बिरसा मुंडा का विद्रोह, सीधो संथाल का विद्रोह, नकलोत मांझी का विद्रोह, भीमा नायक का विद्रोह, नीलांबर शाह, पीताम्बर शाह का विद्रोह, लगातार जब से अंग्रेजी देश में आए, तिलका मांझी तीर से क्लीवलैंड सेनापति को मारा पेड़ पर चढ़ करके। एक दिन न खुद चैन से आदिवासी रहे, न अंग्रेजों को चैन से रहने दिए। छोटे छोटे महाभारत हुए, छोटे छोटे नायक हुए, छोटे छोटे युद्ध हुए, और वो सारी महागाथा छिपी हुई है। उनको लोगों ने सबाल्टर्न कहा, रीजनल कहा, सेक्टेरियन कहा, सब नेशनलिटी कहा, क्या क्या, जबकि वही राष्ट्रीय था। 2-2 लाख आदमी जुट रहे हैं, 25-25 हजार आदमी एक बार के लड़ाई में मारे जा रहे हैं। अभी हम अंडमान निकोबार से 2 दिन पहले लौटे हैं, 5000 जारवा एक दिन मारे गए, और उनको मार करके अंग्रेज पोर्ट ब्लेयर बसाए। ये सब इतिहास से गायब है। तो दलित और शेड्यूल कास्ट जो लड़े हैं वो मेन है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब वह मेन फोर्स है, वह सबाल्टर्न नहीं है, रीजनल नहीं है, तो आपके नेशनल है। हमारा इतिहास, आजादी का इतिहास लिखने में अधूरा है, अधूरा है, और उनकी सबसे बड़ी भूमिका बिल्कुल। अब वही गरीब शेषनाग है, दौलत हुई उपजाता है। शेषनाग जब डोल जाता है तो धरती डोलती है, मकान डोलता है। तो गरीब डोल गए, वही फैक्ट्री में लेबर थे, वही फौज में सिपाही थे, वही यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ रहे थे, तो पूरा देश डोल गया। और तब अंग्रेज भागे। 4 विदेश पढ़ के बाबू लोग आए और कुछ भाषण दिए, उनसे नहीं भागा। 2-3 बिंदु पे पापा फिर हम आपको टच बेस करेंगे, और खास करके वो सारे बिंदु हैं जिन पे आपके बड़े रिसर्च हैं और किताबें जो पब्लिश हैं। एक किताब काफ़ी पॉपुलर हुआ है, खास करके हमारे दोस्तों में भी मैं देखता हूँ यूएस में, कि मुस्लिम समाज का, आज जंग आज़ादी में मुस्लिम समाज का योगदान, ये काफ़ी चर्चित किताब है आपकी। उस पर संक्षिप्त में दर्शकों को बताएंगे कि क्या है? ऐसा है जी कि भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग हो गया, तो पाकिस्तान में फैशन हो गया इंडिया वालों को खलनायक के रूप में खड़ा कर दें, और इंडिया में फैशन हो गया पाकिस्तान को खलनायक के रूप में खड़ा कर दें। तो ऐसा नहीं था। जी जी। व्यक्ति नहीं टकरा रहे थे, मुद्दे टकरा रहे थे, जी। स्टैंड पॉइंट टकरा रहे थे, व्यू पॉइंट टकरा रहे थे, जी। क्लास इंटरेस्ट टकरा रहे थे। जी। कोई गांधी और जिन्ना की लड़ाई नहीं थी। जी। तो इसमें क्या हुआ कि इंडिया में भी कुछ चीज़ों को लोगों ने कमतर करके आंका। इसके शिकार यहाँ के मुस्लिम समाज भी हुए। जी। 57 में जितने लोग फांसी पड़े दिल्ली में, जी, उसमें 99% केवल मुस्लिम दिल्ली में फांसी पड़े। यह इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं हुआ। और फिर जो संस्थाएं खड़ी हुई, कांग्रेस, उसके भी बड़े नेता मुस्लिम थे, बदरुद्दीन तैयब जी। सोशलिस्ट पार्टी खड़ी हुई, उसके भी बड़े नेता मुस्लिम थे, यूसुफ मेहर अली खान। और कम्युनिस्ट पार्टी के रियल संस्थापक जमीन पर मुजफ्फर अहमद और काजी नजरुल इस्लाम मुस्लिम थे। छात्रों का संगठन जो खड़ा हुआ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ये भी कुंवर मोहम्मद अली अशरफ मुस्लिम थे। प्रगतिशील लेखक संघ जो खड़ा हुआ, उसके दिल दिमाग मिजाज जनरेटर सब कुछ सजाद जहीर थे। और 57 में भी राजाओं को बगावत के प्रेरणा देने वाले अमानुल्लाह खान थे। वही नाना साहब को विद्रोह में उतारे। विदेश घूम के आए थे, उनको विदेश की अच्छी जानकारी समझ थी। वो बोले कि आप लोग तैयार हुई है, तो इंग्लैंड और फ्रांस में प्रतिद्वंदिता है, इंग्लैंड और रूस में प्रतिद्वंदिता है, और मिस्र से लेकर
अफगानिस्तान तक सारा मुस्लिम वर्ल्ड अंग्रेजों के खिलाफ है, तो आपको बाहर से भी मदद मिलेगा। और उस साधु, हिंदू साधु के भेष बन के वो चारों तरफ संदेश दिए विद्रोह का, और विद्रोह को ऑर्गेनाइज किए, लेकिन इतिहास से गायब हैं। तो मुसलमानों का जो योगदान है लड़ाई में, इसको कमतर रखा गया है। ऐसा नहीं है, कहीं हिंदू आगे हैं, कहीं मुस्लिम आगे हैं, कहीं दोनों साथ साथ हैं। कम और ज्यादा का किसी का सवाल नहीं है। अंग्रेजों से लड़ाई राजा भी लड़े, हार गए, तब व्यापारी को आगे लाया गया, व्यापारी लड़े, परास्त हुए तो उनसे मिल गए, उनका माल बेचने लगे। इसके बाद किसान लड़े, मजदूर लड़े, तो समूचा इंडियन किसी न किसी रूप में साम्राज्यवाद के विरोध में खड़ा हुआ। और ये विरोध में जो खड़ा हुआ, इसी में एकता हो गई। अब भारत का राष्ट्रवाद नए सिरे से फिर खड़ा हो गया, नव राष्ट्रवाद। तो साम्राज्यवाद से संघर्ष में भारत का नव राष्ट्र खड़ा हुआ। कोई पढ़े लिखे बाहु वर्ग विदेश के वकील उकील से नहीं खड़ा हुआ, ये संघर्ष से खड़ा हुआ, और संघर्ष में सबकी एकता हुई। तो यह है, तो हमारे दिमाग में यह बात आया, तो मैंने इस पर पुस्तक लिखा, और वह पुस्तक काफी लोकप्रिय हुआ। जंगे आजादी में मुस्लिम समाज और दरियागंज प्रकाशन संस्थान से यह छपी। यह है। तो हम लोग को बैलेंस अपना व्यू में रहना चाहिए। न जिन्ना गद्दार थे और न सावरकर, दोनों देशभक्त थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई कि दोनों नास्तिक थे, दोनों धर्म नहीं मानते थे, दोनों राष्ट्रवादी थे। एक हिंदू महासभा के अध्यक्ष हुए, एक मुस्लिम लीग के सर्वोपरि नेता हुए। उस परिस्थिति का अध्ययन हम नहीं किए और केवल व्यक्ति को ब्लेम किए। हम सावरकर जी पे, फिर सावरकर पे आएंगे, अंतिम सवाल उन पे रहेगा। लेकिन ये आपकी किताब थी, इस पे आपने काम किया था, और कई गुमनाम नाम को आप लोग अपने अपनी किताब में उजागर किया था। तो ये एक संदेश हम अपने दर्शकों को देना चाहते थे कि पढ़िए और अच्छा लगेगा। अब जो सिपाही को मारे, सैंडर्स को, वो नाम कमा लिए, और वायसराय लॉर्ड मेयो के अंडमान निकोबार में मारे शेर अली, उनका कोई नाम भी नहीं जानता है। तो इतिहास में यह बेईमानी हुई, हमने इसको बराबर किया, मेकअप किया। जी आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस पे आपने काफ़ी काम किया है, कई किताबें हैं इस पे, खास करके ये जो पोर्ट ब्लेयर वाले ट्रिप पे भी आप काफ़ी वहाँ पे जानकारी उनके बारे में संग्रहित कर रहे थे, लोगों से, प्रोफेसर से मिला, बात किए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में काफ़ी किताबें हैं, कुछ हमने भी पढ़ी है, कुछ यूनिक बता सकते हैं? आपकी समझ सुभाष जी पे क्या है? कि कुछ नेता तो कार्यकर्ता होने के वजह से नेता बने, और कुछ नेता इंटेलेक्चुअल होने के वजह से नेता बने। सुभाष चंद्र बोस उस तरह से नेता नहीं बने। सुभाष चंद्र बोस के पीछे एक बैकग्राउंड है, जैसे शिवाजी के पीछे बैकग्राउंड। मैंने अभी कहा कि चोखा मेला और समर्थ गुरु रामदास, नामदेव, तुकाराम, लंबी परंपरा से शिवाजी पैदा हुए। सुभाष चंद्र बोस के पीछे अनुशीलन का, युगांतर का, अभिनव भारत का, गद्दर का, विवेकानंद का, अरविंद का एक लंबी परंपरा है। बंकिम चटर्जी का, शून्य से वो नहीं पैदा हुए। तो सुभाष चंद्र बोस इसीलिए डिफरेंट हुए। सुभाष चंद्र बोस के बनाने में जो मटेरियल लगा, वह मटेरियल गांधी, नेहरू, अंबेडकर से भिन्न है। यह बौद्धिक नहीं है और न वर्कर का है। यह तपा तपाया है, अग्नि कुंड से निकला हुआ। जब सारे प्रयास अंग्रेजों के खिलाफ फेल हो गए, सूरसेन के चटगांव विद्रोह और अनुशीलन और युगांतर का आतंकवादी कार्रवाई और चंद्रशेखर आजाद का, तो आया कि फिर कोई रास्ता क्या है। यह रास्ता नहीं हो सकता है। समाज से जुड़ करके ही अंग्रेजों को परास्त किया जा सकता है। गरम मिलिटेंट, यह मिलिटेंसी को टिकाने के लिए सोशल बेस जरूरी है, सामाजिक आधार जरूरी है, और यह आधार किसान मजदूर में है। इस बात को समझने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। नेहरू समझते थे, लेकिन फिर वो गांधी के पास लौट आते थे, टिकते नहीं थे।
गए, भाषण दिए किसान आंदोलन में, मजदूर आंदोलन में, जी। फिर लौट आए गांधी के पास। जी। लेकिन सुभाष गांधी के पास नहीं लौटे। जी जी वो जब ये बात को समझ गए जी तो मजदूर सभा के तो खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जी और किसान के लिए सहजन से उनका अलायंस हुआ, और नौजवान सभा को रीऑर्गेनाइज किए। तो वो तीनों उनके हाथ में जन संगठन था। जी। तो यह सुभाष का डिफरेंस है। दूसरा सुभाष का क्या डिफरेंस है कि जैसे स्पेन से लड़ाई में फंस गया इंग्लैंड, जी और फ्रांस से लड़ाई में इंग्लैंड फंस गया, जी यही वाशिंगटन को अमेरिका में मौका मिला जी और अमेरिका को आज़ाद करा लिया। ठीक यही परिस्थिति भारत में आई जब अपने से भी ताकतवर दुश्मन जर्मनी से इंग्लैंड मरणांतक युद्ध में फंस गया, जीवन मरण के। हम्म, तो सुभाष चंद्र बोस बोले कि मौका है, शुभ अवसर है। हम्म, लेकिन और दूसरे लोग जो गांधी जी के साथ थे बोले कि यह अनैतिक है, हम्म। कोई विपत्ति में है उस समय उसको हम तंग नहीं करेंगे, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। जी जी तो यही डिफरेंस का कारण हुआ सुभाष और गांधी के बीच, जी और सुभाष को विदेश जाना पड़ा। जी तो ये बात को समझने वाले सुभाष थे, और सुभाष की बात से जब लड़ाई होती जी तो हम 40 में आज़ाद हो जाते, और वह लड़ाई ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होता, जी वह लड़ाई कैप्चर ऑफ पावर होता, सीजर ऑफ पावर। हम्म। और कैप्चर ऑफ पावर होता जी। तो वो वकील और पूंजीपतियों और बड़े धनासेठों और मालदारों के हाथ में सत्ता नहीं जाती, वो सत्ता जाती वर्किंग क्लास के हाथ में। हम्म, तो वो नहीं हो पाया। हम्म। ट्रांसफर ऑफ पावर में उन्होंने अपने लोगों के हाथ में ट्रांसफर किया पावर को, हम्म, तो सुभाष असफल हो गए। हम्म, तो 15 अगस्त 47 सुभाष के असफलता का दिन है, जो चाहे सो नहीं मिला, हम्म, पूर्ण आज़ादी नहीं मिला, हम्म। डोमिनियन स्टेटस मिला। हम्म, और यह गांधी के सफलता का है कि इंग्लैंड की रानी आज भी हमारी रानी है, आज भी हम कॉमनवेल्थ में हैं। हम्म। इंग्लैंड की रानी मरी तो हम आज भी झंडा झुकाए, आज भी हम इंग्लैंड के सैटेलाइट कंट्री है। कानून से हम पूर्ण स्वराज अभी भी नहीं पाए हैं, उनके बगल बच्चा हैं, दुमछल्ला हैं। हम्म, तो औपनिवेशिक आज भी गाड़ियां हैं, स्वराज मजदा, हीरो होंडा, हम्म। टाटा मर्सिडीज, सब विदेशी हैं। ये तो हम समझे पापा। हाँ। ये तो क्या आज मिला ये यही डोमिनियन सुभाष का फर्क है ओके संक्षेप में। या तो अगर हम सुभाष जी के बारे में और समझना चाहते हैं कि अगर सुभाष सफल होते तो भारत कैसा होता, ये आपने कहा, लेकिन इनके असफल होने का आपकी समझ में क्या कारण था? क्योंकि इतने पॉपुलर हो गए थे नेताजी। असफल होने का कारण था कि भारत का समाज है सो एसिमिलेटिंग समाज है, जी अंतर्भुक्त समाज है। जी यहाँ पर शक, हुन, कुषाण, सिथियन, बैक्ट्रियन, जबन, सेल्विज, असुर, नाग, गंधर्व, किन्नर, किरात, आर्य, अनार्य सब मिल करके ये बना है, जी जी और ये सब समझौते से मिला है। जी तो यहाँ की परंपरा में है जी। जो सबको लेके चले जी। वही लीडर होता है। जो रिजिड रहे परशुराम ऐसा, जी उसे समाज साइड ट्रैक कर देता है, और राम जो बानर भालू को लेके चले उसको नायक मानता है। जी। गाय चराने वाले को लेके कृष्ण चले जी, तो जी। वह अवतार हो जाते हैं। जी तो सुभाष में यही रहा जी। कि वो प्योर थे, जी और जी प्योर सोना से गहना नहीं बनता है, जी जी और प्योर होने से यह दिक्कत आती जी। कि फिर सबों को लेके वो कैसे चलते। दौलत पैदा करने वाले और दौलत के हेरा फेरी वाले जी। दो विरोधी कम्युनिटी है, जी, और जी। दोनों के बीच तालमेल कैसे वो बैठा पाते। कहीं अमेरिका के तरह अब्राहम लिंकन को गृह युद्ध करना पड़ा, जी। यह अंदेशा है। जी यही सुभाष के ड्रॉबैक था ओके कि सत्ता ट्रांसफर हुआ, साम्राज्यवाद ने ट्रांसफर किया, जी जी आम जनता के हाथ में नहीं। वो समझ गए हम। हाँ। फेल्योर समझना चाह रहे थे। तो एक कि फेलियोर, अगर इतना किसान होते भी- मजदूर लेते जी। तो यहाँ के बड़े लोग उनके खिलाफ हो जाते जी जी और चलने नहीं देते। जी दो और प्रश्न है हमको। तो सुभाष के साथ साथ स्वामी जी की चर्चा की है। स्वामी सहजानंद के बारे में, किसान लीडर थे, मार्क्सवादी सोच था, अपने तरीके से गीता की व्याख्या भी की हैं, जेल भी रहे हैं। और जो मेरी समझ थी कि सुभाष जी स्वामी जी को गुरु की तरह भी आदर करते थे, काफ़ी आदर करते थे। तो इनके बारे में आपके समझ से, स्वामी जी के बारे में आपने काफ़ी अध्ययन किया है, ना ही स्वामी जी का अध्ययन किया है, कई किताबें आपकी हैं स्वामी जी पे। ऐसा है, जी मेरी किताब है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ स्वामी सहजानंद, जी बायोग्राफिकल स्टडी ऑफ सहजानंद। जी और
स्वामी सहजानंद रचनावली जी कई खंड में, जी जी वो प्रकाशन संस्थान दरियागंज से छपी है। जी जी तो इसलिए हमको मौका मिला जी और उनके लोगों से इंटरव्यू लेने का जी और उन पर और किताबें जो लिखी गई सब पढ़ने का। ऐसा हुआ जी कि 1857 फेल हो गया कि उसका नेतृत्व आजाओं के हाथ में था जी और आजाओं के अपने स्वार्थ थे। जी वो भारत की आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे। जी कुंवर सिंह अपना कर्जा माफ के लिए, नाना साहब पेशवा के बेटा के पेंशन लेने के लिए जी और लक्ष्मीबाई अपना बेटा को गोद मंजूर करवाने के लिए, जी सबके अपने स्वार्थ थे। जी और जिसको स्वार्थ रहेगा जी वो अंतिम क्षण तक नहीं लड़ सकता है, जी वो टिकाऊ नहीं होता है। जी जी यही हुआ हर का कारण। तो ये क्लियर हो गया कि अब राजा नेतृत्व नहीं कर सकते। जी तब पूंजीपति आए, कांग्रेस की स्थापना हुई जी और पूंजीपति भी जब समझौते में चल गए अंग्रेज से जी कि मैनचेस्टर का कपड़ा बंद हो गया भारत आना, जी तो लंका शायर के मशीन और इंजीनियर हम खरीदेंगे जी और यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, जी मक्खन आप लीजिएगा, मट्ठा हम लेंगे। अब आ गए किसान जी कि जब कोई न लड़ेगा जी तो किसान ही को अपने मुक्ति के लिए आगे आना पड़ेगा। जी किसान को अंग्रेज परेशान नहीं करते थे, जमींदार, जी और जमींदार के पीठ पर अंग्रेज थे। जी तो जब तक अंग्रेज नहीं जाते जमींदार नहीं जाते। जी तो जमींदार से जो लड़ाई थी जी। वो लड़ाई अंग्रेज से लड़ाई में बदल गई। तो गांधी जी जो खिलाफत आंदोलन शुरू किए जी और मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, जी। तो गांधी जी का आंदोलन बंद हो गया। जी तो वह रास्ता बंद हो गया। तो मोतीलाल हाउस में जाके जी। चाहे कि कुछ करें, जी और हाउस में जाके वो कुछ नहीं कर पाए। जी तो वह रास्ता भी जी बंद हो गया। जी भगत सिंह डकैती करके, बम पटक के, जी आतंक खड़ा करके कुछ चाहे करें, जी तो वह भी सबकी फांसी हो गई, जी कुछ मुखबिर हो गए, वह रास्ता भी बंद हो गया, जी कुचल दिया गया। जी तब यह सवाल उठा कि अब आगे लड़ाई क्या होगा। जी तो संगठित किसान आंदोलन के नींव पड़ा। जी असंगठित किसान आंदोलन पहले भी थे, जी आदिवासी लड़े, लेकिन असंगठित होकर अंग्रेज का वो भी नहीं बिगाड़ तो ये पाए। साधु कैसे पिक्चर में आए? तो वो भी नहीं बिगाड़ पाए। जी जी तब यह सवाल आया कि अब जो लड़ाई होगी जी। सो संगठित होगी। जी और तिलक से अटैच थे स्वामी सहजानंद। जी तिलक गीता लिखे थे जी और गीता के प्रेमी थे। जी और तिलक मरे तो इनका संवेदना डोल गया, जी और संवेदना जब डोल गया जी तो एक आजादी की लड़ाई में कांग्रेस में आए। जी और कांग्रेस में आए और कांग्रेस में जमींदार को देखे जी तो उससे भड़क गए। जी और फिर सोशलिस्ट लोग इनके साथ जुड़े। जी 11 साल इनके साथ जयप्रकाश नारायण रहे। जी गया जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए उनको, गया से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में भेजे, जी और वो लोग भी फिर गांधी खेमा में चले गए। जी तो स्वामी सहजानंद किसानों से जुड़े रहे, जी लोग उनसे मिलते बिछुड़ते रहे अपना जी पार्टी के हित में। जी जी उनका पक्का गठबंधन सुभाष चंद्र बोस से हुआ। सुभाष चंद्र बोस ही टिके स्वामी जी के साथ, जी और स्वामी जी को अपना गुरु, आराध्य और सिद्धांतकार और सब कुछ माने। और दोनों मिलके गांधी जी को 3-4 बार परास्त किए। जी हरिपुरा में सुभाष कांग्रेस का अध्यक्ष हुए, त्रिपुरी में 39 में अध्यक्ष हुए, और रामगढ़ समझौता विरोधी सम्मेलन में गांधी जी को तो कई बार टक्कर हुई दोनों की, और उसमें सुभाष विजय रहे। उसका मुख्य कारण स्वामी सहजानंद थे। तो स्वामी सहजानंद का फर्क यह है, साधु तो विवेकानंद भी हुए, बहुत हुए। जी स्वामी जी का फर्क है कि समस्त भारतीय इतिहास में एक भी साधु गांव गांव, झोपड़ी झोपड़ी, किसान घर नहीं गया। सब बड़े लोग घर रह गए। बुद्ध भी बिंबिसार घर रह गए, जनता में नहीं उतरे। भिक्षाटन में भले किसी के दरवाजे। पापा, आपको लगता है कि ये दो कैटेगरी के जो साधु आप जो डिफाइन किए हैं, ये डिफरेंट नीड को सर्व कर रहे हैं? विवेकानंद, दयानंद स्पिरिचुअलिटी की तो वही क्लास है। जी 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 तो क्लास इंटरेस्ट अभी यहाँ आ गया। जी जी सवाल यह नहीं रहा कि अंग्रेज जाएं, जी सवाल मुख्य यह हो गया कि अंग्रेज जाएंगे तो सत्ता किसके हाथ में आएगी, समझ गया। जमींदार के हाथ में कि किसान के हाथ में। तो स्वामी जी
किसानों के movement, साथ खड़े किसानों हुए। के साथ खड़े हुए तो किसानों के साथ खड़े हुए, उसमें सुभाष चंद्र बोस का से अलायंस हुए। alliance मिला। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जब विदेश चल गए तो अकेले पड़ गए। हाँ, सुभाष चंद्र बोस से गलती हुआ कि देश को छोड़ दिए। जी जी जर्मनी भी साम्राज्यवादी था, जापान भी साम्राज्यवादी था। जी जी। 11 कंट्री पर जापान की विजय हुई, जी। किसी को आजाद नहीं किया। तो किस क्षण तो हम भारत को आजाद करता इसका क्या गारंटी था? जी, तो जी। सुभाष से वह गलती हुआ। जी। देशे में रह के जी, लड़ते, हो ची मिन्ह देश में रह के लड़े, माओ देश में रह के लड़े, जी। लेनिन देश में रह तो के हम लड़ा। उसी पॉइंट पे आना चाह रहे थे कि अगर स्वामी जी को सुभाष इतना हाई मानते थे, गुरु मानते थे, तो ये देश छोड़ने की बात तक स्वामी जी साथ नहीं थे। ऐसा हुआ जी कि स्वामी जी दो एक्सट्रीम पॉइंट में झूल रहे थे। एक तरफ राष्ट्र देश प्रेम था जी। जो सुभाष के पास इनको ले जाता था, जी और दूसरे तरफ किसान मजदूर आंदोलन था जी। जो कम्युनिस्ट पार्टी के पास ले जाता था। यही पॉइंट पे और हम सुनना रूस चाहते पर थे। जब जर्मन की चढ़ाई हो गई जी तो लोगों को लगा, यह गलत सोच थी जी जी कि रूस को बचाना पहला है, रूस बचेगा तब हम बचेंगे। जी जी तो इसलिए ये लोग आंदोलन को पेंडिंग कर दिए। यही चूक स्वामी जी से हुआ। जी और विदेश चल गए, यह चूक सुभाष से हुआ। अच्छा। वो देशे में रह करके जो होता ऐसे भी मारे गए, वैसे भी मारे जाते, जो होता सो होता। जी, जी। लेकिन एक पैरेलल लीडरशिप यहाँ खड़ा रहता जी। जो नहीं हो पाया। जी तो 15 अगस्त 47 को जो पूर्ण आज़ादी चाहते थे, किसान राज चाहते थे, जी। वो अपनी लड़ाई हार जी। गए। और स्वामी सहजानंद कहे 15 अगस्त 47 पूर्ण आज़ादी का फांसी दिवस है। जी सुभाष चंद्र बोस का महत्व इसे समझ सकते हैं, चर्चिल का जो बयान है हाउस जी में, जी जी और जो इटली खुद पीवी चक्रवर्ती गवर्नर को बोले, जी जी हम लोग समझते हैं ले ली आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, जी। ऐसे नहीं हुआ। जी आज़ाद हिंद फौज के सिपाही जब भारत में आ गए जी और उनके ऊपर मुकदमा चला, जी और मुकदमा चला तो यहाँ की जनता रोड पर उतर गई। रेल हड़ताल हुआ, फैक्ट्री हड़ताल हुआ, किसान आंदोलन हुए प्रचंड, और नौसेना विद्रोह हुआ। तो तुरंत आचिन लेक चिट्ठी लिखा वाइसराय को, विद्रोह शुरू हो चुका है और अभी उनको नेता नहीं मिला है, देर होगी तो नेता मिल जाएगा। बस हमने आनंद फानन में जाना, 48 में जाना था, हम 47 में चले और गए। ये किसने लिखा है बोला? ये इटली का है और ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस थ्रू किसान डॉक्यूमेंट में है, जी आरसी मजूमदार हिस्ट्रियन के किताब में है, जी ये बहुत जगह है, चारों तरफ है बातें, ओके ये रिकॉर्डेड है, Yeah. डॉक्यूमेंटेड है। ओके तो ये सुभाष मर करके भी जी। सुभाष का भूत अंग्रेजों को भगा दिया। जी और उसमें सहजानंद का जो जनता में होल्ड था, प्रभाव था, जी जी तो जनता भगाई अंग्रेजों को, जी, जी। कोई नेता से वो नहीं भागे। जी नेता से भागते जी। तो गांधी जी तो बर्मा में नहीं थे, जी, लंका जी। में नहीं थे, जी, जी। अफ्रीका में नहीं थे, तो वो सब कैसे आजाद हो गए? जी तो रूस और अमेरिका दुनिया में किसी को गुलाम नहीं रहने देते, जी। महाशक्ति आ गए, जी। तो उसमें भारत भी आजाद हुआ जी। और जनता के विद्रोह कारण हुआ कि जल्दी भाग गए। तो आपके अनुसार सुभाष और स्वामी जी का अगर रास्ता होता तो इतिहास दूसरे ढंग में होता। इसलिए हम कह रहे हैं जी जी कि भारत हजारों साल गुलाम रहा, जी जी तो यह फिर गुलाम होना नहीं चाहता है। तो विदेश के नकल करने में दुमछल्ला होने का डर है, जी, बगल जी। बच्चा, जी और गुलामी की ओर भी ले जा सकता है। जी जी आर्थिक गुलामी की ओर तो जरूर ले जाएगा। जी जी तो स्वावलंबी चाहिए, सेल्फ रिलायंस जी चाहिए, जी विज्ञान चाहिए, जी। अंधविश्वास पोंगा पंथ नहीं चाहिए। जी तो सहजानंद सुभाष में विज्ञान है, अच्छा। और दूसरे जगह विज्ञान आधा अधूरा है। तो यहीं पे हम बात सुभाष सहजानंद जी के लिए हम रोकेंगे। एक लास्ट सवाल है जो बहुत प्रोमिनेंट है, वीर सावरकर जी पे, उस पे आप 2-3 मिनट बोलिए, क्योंकि हम बचपन से बड़े होते आते थे, सावरकर जी को हमेशा वीर सावरकर पे ही पढ़ा था लास्ट 10 साल में। ऐसा है कि हर चीज के दो पहलू जी होते जी हैं, जी और हम लोग की आदत है कि एक ही चीज को देखते हैं, जी जी दोनों को नहीं देखते हैं। जी जी राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और राम अमर्यादित भी जी हैं। जी राम जो अमर्यादित हैं जी वो अहिल्या के उद्धार करते हैं। जी एक औरत थी जिसको समाज निकाल दिया जाति से, उसको समाज में पत्थर जिसका जीवन हो गया, जी। वो पत्थर को नारी की गरिमा लौटवा दिए। हम्म, तो यह मर्यादा के बाहर है। ऋषि मुनि जो नहीं कर पाए वो राम की है, ऋषि मुनि के बाहर जाके। जी जी सीता से पहले प्रेम करते हैं, धनुष बाद में तोड़ते हैं। जी जी यह भी परंपरा के खिलाफ था, जी जी पहले धनुष तोड़ते बाद में जी
निषाद को गला लगाए, वर्णाश्रम वाला समाज में यह खिलाफ था। जी जी हनुमान को दोस्त कहे, बराबर दर्जा दिए, जी जन क्रांति के नेतृत्व किए, अमर्यादित राम। जी जी तो अमर्यादित राम रामायण का महानतम चरित्र है। जी जी और गद्दी पर जब राम बैठते हैं तो गर्भवती सीता को बाहर निकालते हैं, जी शंभु के वध करते हैं, लक्ष्मण जी को आत्महत्या करने पर विवश करते जी। हैं, अपने भी आत्महत्या जी, करते हैं। तो उसी ढंग से दो रूप, सावरकर के भी दो रूप है। जी जी एक रूप है कि जो विदेश में थे और क्रांतिकारियों के दादा गुरु थे, जी। जनरेटर थे, डायनामो थे, और लोग बल्ब थे। गद्दर पार्टी से लेके सबको, सरदार राणा को, मैडम कामा को, श्यामजी कृष्ण वर्मा को, बारिंद्र चट्टोपाध्याय को, बारिंद्र घोष को, सबको कंट्रोल, सबसे बड़ा पर्सनालिटी सावरकर थे। दूसरा, जब वो अंडमान निकोबार आए जी और हिंदुओं पर मोपला में अत्याचार हुआ, केरला में, जी और बहुत लोगों को बलात् धर्मांतरण कर दिया गया, जी तो उनका माइंड डोला जी और हिंदूवाद की ओर लौटे। जी तब वो माफीनामा दिए। तो ये दूसरा सावरकर है। लेकिन इसमें जो बात है जिस पर ध्यान लोग नहीं देते हैं कि गांधी जी 22 में एक बार माफी मांगे तो अंग्रेज विश्वास कर लिया। गांधी जी बोले कि मैं ब्रिटिश नागरिक हूँ और फौजी अफसर हूँ ब्रिटिश फौज का, तो अंग्रेज उनको 42 तक नेता बना के रखा। और सावरकर 7 बार माफी मांग रहा है, वो अंग्रेज 28 साल जेल में रखे हुए, 1938 में छोड़ा। वो भी छोड़ा तो वचन लेके कि आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। तो क्यों अंग्रेज नहीं छोड़ा? तो सावरकर अंग्रेजों के नहीं थे, ये मैजिनी गैरिबाल्डी साहब थे, फासिस्ट थे। मुंजे को भेजे थे वहां से प्रोजेक्ट लाने के लिए, उस पर आरएसएस के स्थापना करवाए हेगड़े वार से। तो अंग्रेजों के वो नहीं थे, तो अंग्रेजों के दलाल होने का इसको अंग्रेज जानता था कि यह फिर पुराने रंग में लौट सकता है। तो इसलिए तो सावरकर को गलतफहमी में लोग बोलते हैं, सावरकर की निंदा न गांधी की है, गांधी छोड़ाए सावरकर को जेल से, न नेहरू किए, न सुभाष किए, न सहजानंद किए, न जिन्ना किए, न अम्बेडकर किए, कोई भी आदमी। गांधी से भी पहले वो हरिजनों के उद्धार के लिए, वो जात पात नहीं मानते थे, धर्म नहीं मानते थे। तो सावरकर के उस योगदान को लोगों ने नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया। अब ये पॉलिटिक्स में लोग सावरकर को गाली दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग नेहरू को गाली दे रहे हैं। ओके वो लोग अगर नेहरू के ना गाली देते तो ये लोग सावरकर को भी। तो दोनों का राजनीतिक मंशा है, सच वह नहीं है। अच्छा सावरकर ऐसा नहीं है जैसा आजकल चित्रित कर दिया जी, गया है। जी, जी, यह समझ जब मेरी बनी तो मैंने किताब सावरकर हाँ, आपकी 2-3 किताब है इस पे, और कुछ और आ रही है। बात बहुत लंबा हो जाएगा पापा, 1 घंटा हम लोग किए हैं, और जहाँ तक हमें मालूम है किसी भी पहलू को अगर मैं छूं तो वहाँ आप एनसाइक्लोपीडिया हैं और घंटों बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एपीएन चैनल में आने के लिए और अपना ये विशेष पहलू देने के लिए, जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ राघव शरण शर्मा जी। आपने देखा कि कितना विस्तार इनका अध्ययन है। समय ज़्यादा हो चुका था तो ज़्यादा विषयों पे हम लोग नहीं जा सकते थे। आने वाले दिनों में हम इनके और प्रोग्राम करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहिए एपीएन चैनल। थैंक यू।